तो चलिए भाई, हम लोग देख रहे थे गाउस के थ्योरम में, क्या देख रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ के अनुप्रयोग देख रहे थे। ठीक है, तो गाउस लॉ के अनुप्रयोग में हम लोग पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि गाउस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। गाउस लॉ पढ़ने के साथ साथ गाउस नियम की उत्पत्ति भी पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रूविंग मतलब जिसे कहते हैं, प्रूविंग कैसे करना है गाउस नियम को। फिर उसके बाद हम लोग गाउस नियम के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, है ना। एप्लीकेशन में मुख्य रूप से हम लोगों को 3 सेक्शन पढ़ने हैं। जैसे पहला सेक्शन हमारा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, और हम लोग जो गाउस नियम का उपयोग करेंगे, ठीक, इसके लिए मुख्य रूप से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ठीक, पहला हमारा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्टेट वायर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग, जब हमारे पास कोई सीधा तार होगा अनंत लंबाई का, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, कोई सीधा तार होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग, हमारे पास एक तार है। कैसा तार है? अनंत लंबाई का। कैसा तार है? इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। ठीक, और यह यूनिफॉर्मली चार्ज है, अर्थात एक समान आवेशित तार है, यानी यह एक तरीके से एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। हमारा एक समान रूप से आवेशित का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इसमें जो आवेश का वितरण हुआ है वह एक समान रूप से हुआ है। ठीक, आवेशों का वितरण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं? आवेशों का वितरण 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से बताइए? 1D में, 2D में और 3D में। रेखीय आवेश घनत्व, निष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर हम लोग इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण कर दें और आपसे कोई कहे बताइए इसका घनत्व कितना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? रेखीय आवेश घनत्व के अनुसार निकालेंगे, अर्थात लैम्डा के अकॉर्डिंग निकालेंगे। लैम्डा जानते हैं ना? ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। माना हमारे पास एक तार है जो अनंत लंबाई का है, जिसकी लंबाई इधर भी है और इधर भी है। अगर इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गाउस का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गाउस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोग गाउसियन पृष्ठ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है? यह एक बंद पृष्ठ होता है। कैसा होता है? बंद पृष्ठ होता है। तो एक काम करिए, आप बताइए मैं इसमें क्या लगा दूं कि यह तार पूरा बंद हो जाए, पैक हो जाए। अगर मुझे इस तार को बंद करना, पूर्ण रूप से ढकना हो, तो क्या लगा के ढकेंगे? अगर इस तार को हमें पूर्ण रूप से ढकना हो, मैं चाहता हूं ये तार ढक जाए पूरा, तो कैसे ढकेंगे? क्या लगाएंगे? बेलनाकार हम एक पृष्ठ मान सकते हैं। बेलनाकार पृष्ठ, एक बात जानते ना, किसी भी चीज को अगर ढकना होगा तो हम 3D का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अर्थात या तो हम गोला लेंगे, गोला जानते हैं ना, 3D होता है, या तो हम घन लेंगे, या तो घनाभ लेंगे, बेलन लेंगे, शंकु लेंगे, कुछ ऐसी विशेष आकृतियों का प्रयोग करेंगे जो 3D होगी, जो इसको आसानी से ढक पाए। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे गोला बनाए तो गोला सही तरीके से इसको ढक नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम एक बेलन बनाए, बेलन, अगर हम क्या बनाए, बेलन बनाए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ढकने के लिए एक बेलन का प्रयोग कर रहा हूं। बेलन भी सब लोग समझते हैं ना? देखिएगा भाई, मैं इसको ढकने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ बेलन का प्रयोग करता हूं। ये देखिए, ठीक है, यह हमारा अनंत लंबाई का तार है। यह हमारा अनंत लंबाई का तार है, ठीक, जिसको हमने ढकने के लिए क्या यूज किया है? एक गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह गाउसियन सरफेस है। यह हमारा कैसा सरफेस है? गाउसियन सरफेस है। ठीक, गाउसियन पृष्ठ ढकने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? गाउसियन पृष्ठ का यूज किया है। हम गाउसियन पृष्ठ की सहायता से ही इसको ढक सकते हैं। क्या ये बात सही है कि हम अदर चीजों से भी ढक सकते हैं क्या?
क्या हम अदर चीजों से भी ढक सकते हैं क्या? लेकिन सबसे परफेक्ट हमारे लिए क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? अब आप समझो कि जब मैं यहां पे आवेश का वितरण किया तो मान लेते हैं कि इस पर आवेश घनत्व का मान लैम्डा है। आवेश घनत्व का मान क्या है? लैम्डा है। लैम्डा समझ रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, जिस पर आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। ठीक। तथा इसके कारण माना आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चलिए भाई समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमें इस तार के द्वारा आर दूरी पर अगर हमें ज्ञात करना होगा तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम ये दूरी कितनी मानेंगे? आर मानेंगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या मानेंगे? आर मानेंगे। ठीक। हमने यहां से यहां तक की, अर्थात ध्यान दीजिएगा, इस तार के कारण हमें आर दूरी पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी वो चारों तरफ ज्ञात होगी। आर का मतलब समझ रहे हैं ना? आर का मतलब क्यों ये नहीं समझना है कि इसके ऊपर सीधा ज्ञात करना है, बल्कि अगर हम एक बेलन पकड़े, ठीक, तो उसके अंदर जो तार रखा गया है उस तार के चारों तरफ आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात इस बिंदु पर भी आर माना जाएगा, इस बिंदु पर भी आर माना जाएगा, इस बिंदु पर भी आर माना जाएगा, हर जगह आर माना जाएगा। बात समझ आया? तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो आर माना गया है, फिर से समझो, आर जो माना गया है चारों तरफ माना गया है इस तरीके से। ठीक। माने आर हमारा बेलन की त्रिज्या की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? बेलन की त्रिज्या की तरह कार्य करेगा। अब मान लेते हैं जो तार की लंबाई है वो कितनी है? यहां से यहां तक एल मान लेते हैं। ठीक। बोलो कोई दिक्कत इतना? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं, मैंने आपको बताया था गॉस का नियम लगाते समय हमको ध्यान क्या रखना है? गॉस का नियम लगाते समय हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, फिर उस पृष्ठ के द्वारा एक छोटे लघुखंड के कारण क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। एक छोटे से लघुखंड के कारण क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फिर समाकलन कर देंगे, और समाकलन करेंगे तो क्या होगा? फिर हमारा पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र निकल करके आ जाएगा। समझा? अर्थात सबसे पहले हम इस बेलन के लघुखंड के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर समाकलन कर देंगे तो क्या होगा? पूरे के पूरे खंड के कारण, सॉरी, पूरे के पूरे बेलन के कारण या पूरे के पूरे आयतन के कारण हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, यही चीज हमको समझना है यहाँ पे। ठीक। तो स्पेशली अगर हम लोग देखें वैद्युत क्षेत्र यहां से कैसे निकलना होगा, यहां से कैसे निकलना होगा वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं धनावेश से वैद्युत क्षेत्र कहां जाती है? बाहर की तरफ। कहां जाती है? बाहर की तरफ निकलती है। बात पक्की है? हमेशा जानते हो धनावेश से वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहेंगी? तो फील करो यहाँ पे सब धनावेश है ना, यहां से सब क्या है? तो अंदर अगर ये समझो ये हमारा क्या है?
पतला तार है और यहाँ पे ढेर सारे आवेश पड़े हुए हैं, इनकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी चारों तरफ। भाई वैद्युत क्षेत्र इधर भी निकल रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा। ऐसे ही इसमें भी बेलन के चारों तरफ, ये बेलन हो गया, बेलन के चारों तरफ क्या निकल रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। बेलन के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। समझ में आया? अब हम लोग करेंगे क्या, हम जानते हैं कि अगर हम फ्लक्स का मान ज्ञात कर लें तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। और फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही हैं, यानी इस वाले पृष्ठ के कारण, ये सामने वाला भाग देख रहे हैं ना, इसे ये बेलन है, ये सामने वाले भाग के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। सेम एच इस वाले पृष्ठ के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक। और इस पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी बाहर निकल रही हैं। अगर हमें इन तीनों का पता चल जाए, अगर हमें इन तीनों का पता चल जाए तो हम कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम उसकी सहायता से क्या करेंगे, अपने बोलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान ज्ञात कर लेंगे, यानी ई का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलो मान लेते हैं हम यहां पर एक छोटा सा लघुखंड मानते हैं। क्या मानते हैं, एक छोटा सा लघुखंड मानते हैं। ये कोई सेक्शन है छोटा सा, ठीक। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। एक पृष्ठ इधर है, ये सामने, एक पृष्ठ इस तरफ भी है, ठीक, और एक ये पूरा पृष्ठ है हमारा, ठीक। तो तीन पृष्ठ हमारे पास, तीनों पृष्ठ का हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 फ्लक्स का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और फिर टोटल फ्लक्स लेकर के फिर हम लोग चेक करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग फ्लक्स इसके कारण निकालेंगे, फिर फ्लक्स इसके कारण निकालेंगे। यहां पर मान लेते हैं इसका एक छोटा सा लघुखंड मान लेते हैं। अब ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ठीक, ये वाला भाग, बेलन वाला भाग, इसका भी मान लेते हैं एक छोटा सा सेक्शन, लघुखंड एक यहां मान लेते हैं, ठीक। अब पृष्ठों का नाम चलो मान लेते हैं कि ये पृष्ठ हमारा ए है, ये वाला पृष्ठ बी है, और ये वाला पृष्ठ सी मान लेते हैं, ठीक, या पी मान लेते हैं, जो भी मानना हो मान लो, ठीक। हमने इस पृष्ठ का नाम क्या दे दिया, ए, हमने इस पृष्ठ का नाम क्या दे दिया, बी, और इस पृष्ठ का नाम क्या दे दिया, पी दे दिया, ठीक है। ये पृष्ठों का नाम हो गया। अब पहले पृष्ठ का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, फिर दूसरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे, फिर तीसरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे, और फिर तीनों पृष्ठों के फ्लक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारा। और जब टोटल फ्लक्स आ जाएगा फिर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। चलो समझते हैं कैसे होगा हमारा पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ ए के कारण, पृष्ठ ए के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। अब बताओ, हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फ्लक्स अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, फाइज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ds होता है। क्या होता है, फाइज इक्वल टू, चलो यही लिख रहा हूं, फाइज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट, जहां ds क्या है, उस पृष्ठ का एक लघुखंड, उस पृष्ठ, जिस पृष्ठ का आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उस पृष्ठ का क्या है, लघुखंड है, एक छोटा सा भाग है। यह पूरा हमारा पृष्ठ हो गया, यह पूरा हमारा क्या हो गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये सेक्शन देखो ध्यान से, यह पूरा हमारा क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया, ठीक। और इस पृष्ठ का हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, एक छोटा सा लघुखंड लिए हैं, इस लघुखंड को मान लेते हैं। अगर ये पूरा ए होगा तो ये dA होगा, ठीक। इसको, इसका एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोग वो अगर यहां से देखें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो निकल रही होगी कैसे निकल रही होगी, बताओ भाई, पृष्ठ के लंबवत निकल रही होगी। तो क्या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर निकलेंगी या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर निकलेंगी, किधर निकल रही होंगी, ध्यान दो, ये आवेश का वितरण है। और वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, लेकिन कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे नहीं निकल रही है। क्यों, क्योंकि आवेश की जो दिशाएं हैं, हमारा पृष्ठ इस पर, हमारा जो तार है वो इस तरीके से है। अगर वो तार इस तरीके से होता तो हमारा क्या होता, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती, लेकिन हमारा जो पृष्ठ है वो इस तरीके से है, तार हमारा इस तरीके से है, और आवेश का वितरण पूरा इस तरीके से है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से चारों तरफ बाहर जा रही होंगी, जबकि इधर कोई वैद्युत रेखा बाहर नहीं जा रही होगी। समझ में आया? अब बताओ, इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी हमारी इस पृष्ठ पर, इस छोटे वाले खंड पर, वो किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी।
इसको हम दिखा सकते हैं ई वेक्टर। ध्यान से समझना, अनुप्रयोग हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक, गाउस के थ्योरम से ज्यादा एग्जाम में कौन आता है? गाउस का एप्लीकेशन। ठीक है ना। अब बताओ, वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया हमारा, ये बात पक्की है। तो सेम है जिस पृष्ठ के कारण भी तो होगा। बताओ, इस वाले पृष्ठ के कारण, इस छोटे से लघुखंड के कारण, अगर हम यहाँ पे बात करें वैद्युत क्षेत्र क्या इधर जा रहा होगा क्या? नहीं, वैद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर ही जा रही होगी, क्योंकि यहाँ आवेश पड़ा हुआ है, तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर ही होगा? इधर होगा हमारा। अब इसको ई वेक्टर से भी दिखा सकते हैं मन करे तो। ठीक, समझ में आ रही बात है? अब उसके बाद बताओ, यहां पे वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा होगा? इस वाले लघुखंड, पी वाले लघुखंड पर वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा होगा? बोलो, ऊपर ही तो जा रहा होगा, ऐसे ही जाएगा ना? बोलो भाई, सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल सी बात है। सभी के सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जा रही होंगी? बाहर निकल रही होंगी। तो हम अगर यहाँ पे लघुखंड माने हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा कहां निकल रही होगी? बाहर निकल रही होगी। सिंपल सी बात है। इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? तीनों के ध्यान देना, जब हमको फ्लक्स निकालना होता है तो हमें दो चीज चाहिए होता है। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए होती है, और दूसरा क्या चाहिए होता है? ds। और हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो होता है ई ds cos थीटा। क्या होता है? ई ds cos थीटा होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? ई और ds के बीच का कोण होता है। माने ई हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र, और ds क्या है? क्षेत्रफल सदिश है, उस लघुखंड का क्षेत्रफल सदिश है। वेरी गुड, क्षेत्रफल सदिश है वहां। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है? ये एंगल होता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? कोई बताएगा इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? अगर मैं ये मार्कर यहां रखूं, ये बेलन है, तो ये जो सामने वाला भाग आपको दिख रहा है, इस तरफ वाला भाग, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऐसे लंबवत बाहर की तरफ। हम जानते हैं कि कोई भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल हो गया, और मतलब पृष्ठ हो गया, और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। अर्थात क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होने वाली है वो इधर कहीं होने वाली है, ds। और ds माने आप दिखा सकते हैं n कैप। n कैप माने क्या? एकांक सदिश, यानी जो सदिश की जो दिशा है वो किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी किधर होगी? इधर की तरफ होगी। पक्की बात है। सेम कहानी यहां भी चलेगी। इसकी दिशा किधर होगी? अरे भाई, ये वाला सेक्शन का क्षेत्रफल सदिश इधर, इस वाले सेक्शन का क्षेत्रफल सदिश इधर। क्षेत्रफल से समझने में कोई दिक्कत नहीं है किसी का। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा हमारा? ऐसे होगा ना। ठीक, क्षेत्रफल सदिश से बाहर की तरफ होगा हमारा। क्यों भाई शिव सिंह? बताते जाओ सब लोग, खटाखट बताओ, खटाखट। ठीक है ना? गर्मी लग रही है क्या? अभी ये ठंडी आएगी, और नहीं। चलो भाई, और बताओ इस, हाँ ठीक, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर ही होगा हमारा, ds। यानी n कैप ये दिशा को बताता है, n कैप किसको बताता है? दिशा को बताता है। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इसका p वाले का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? हाँ, इसके लंबवत होगा। तो पृष्ठ के लंबवत होगा, किधर होगा? जिधर वैद्युत क्षेत्र है भाई, वैद्युत क्षेत्र भी ऊपर जा रहा है। और ये देखो, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ऊपर ही जाएगा ना ऐसे। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर। ठीक, सिंपल सी बात है यार। तो दिशा में दिखा दे रहा हूं सीधा सीधा, n कैप। n कैप का मतलब क्या समझेंगे? ds का सेक्शन समझेंगे। किसका सेक्शन समझेंगे? ds का, जो छोटा वाला भाग है हमारा। अब बताओ, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अब मैं देखो यहाँ पे लिखा हूं, पृष्ठ ए के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान। पृष्ठ ए कौन सा है? ये वाला भाग। पृष्ठ बी कौन सा है? ये वाला भाग। सामने से उधर से देखोगे तो, सामने से इधर से देखोगे बी वाला भाग, इधर से देखोगे तो ए वाला भाग, ये पूरा देखोगे तो बी वाला भाग। ठीक, तीन सेक्शन लिया, और तीनों का फ्लक्स निकालना है 1 by 1। तो चलो निकालते हैं। पृष्ठ ए के कारण वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो कैसे दिखा सकते हैं? फाई ए दिखा सकते हैं, पृष्ठ ए के कारण फ्लक्स। ठीक, क्या होगा हमारा? ई डॉट ds होगा हमारा। अब ई डॉट ds होगा, तो हम ई ds को क्या लिख सकते हैं?
ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई? थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, यही तो है। ई और डी क्या होगा? हाँ, आप यहाँ पे डी फाई यूज कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप यहाँ पे अगर चाहे तो डीएस सेक्शन का डी फाई लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या है? ई डी एस, ई और डीएस के बीच का कोण, ई व डीएस के बीच का कोण कितना दिख रहा है भाई? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, 90 डिग्री है, दिख रहा है नहीं? तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो सही है? अगर यहाँ पे थीटा 90 होगा तो क्या होगा? कितना होगा? cos 90 का मान 0 होता है, इसको सभी को पता है ना। तो फाई ए जो वैल्यू आएगी, ई डी एस कॉस थीटा cos 90 रखेंगे और cos 90 का मान 0, तो पूरा फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा? अर्थात फाई ए का मान 0 आ गया। समझ में आया? सेम कहानी हम लोग लिखेंगे किसके कारण? किसके कारण? पृष्ठ बी के कारण, पृष्ठ बी के कारण फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस बी, है ना? बी पृष्ठ के कारण क्या होगा हमारा? तो इसको क्या लिखेंगे? सब लोग बोलो भाई। फाई बी होगा, और फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ई डी एस, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना? ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना? यहां भी तो 90 डिग्री है, ये बी वाला सेक्शन यही है, इसके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो 90 डिग्री में यहाँ cos 90 रखोगे, और cos 90 का मान फिर क्या होगा? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई बी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0 आती है। क्लियर है? ये सेक्शन आ गया हमारा फ्लक्स ड्यू टू बी। अब फ्लक्स ड्यू टू द सरफेस पी, पूरे पृष्ठ के कारण जो पी वाला सेक्शन है उसके कारण फ्लक्स का मान क्या आएगा? ठीक, अब तीसरा नंबर सेक्शन लिख रहे हैं। ठीक, पृष्ठ पी के कारण, पृष्ठ पी के कारण क्या? फ्लक्स। ठीक है, तो पृष्ठ पी के कारण फ्लक्स क्या होगा हमारा? कौन बताएगा इसको? ध्यान देना, जो पृष्ठ की बात चल रही सब डीएस सेक्शन के कारण निकाल रहा हूं। ठीक, बताओ क्या निकलेगा? फाई पी इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 डिग्री है भाई। ध्यान दो, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश भी तो है। ये एन कैप किसको बता रहा है? क्षेत्रफल सदिश को बता रहा है। ठीक, तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश भी है। ठीक, संतोष? ठीक, थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो अगर cos 0 का मान 1 होता है तो वैल्यू 1 हो गई, बचा कितना? ई डी एस बचेगा, फाई पी इज इक्वल टू ई डी एस बचेगा हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे? कुल फ्लक्स निकालेंगे। पूरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स कितना होगा? तो कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स को हम क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं। फाई इक्वल टू क्या होगा हमारा? फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई पी, पी माना गया है। ठीक है, तो कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा? जोड़ो भाई इनको। ये वैल्यू क्या है? 0 है, ये वाली वैल्यू क्या है? 0 है, और ये वाली वैल्यू है ना, इसके कारण वैल्यू 0 आई है, इसके कारण भी 0 आई है, और इसके कारण वैल्यू क्या आई है? ई डी एस आई है, ई डी एस आई है। बोलो समझ में आया इतना? तो कुल फ्लक्स की जो वैल्यू आई हमारी फाई, वो कितनी आ गई भाई? ई डी एस आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हमारे पास यहाँ पे छोटा सेक्शन है, इसके कारण जो फ्लक्स का मान होगा वो भी क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है ना? बोलो भाई। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसका चूंकि ये जो फ्लक्स आया है पूरे पृष्ठ कारण आ गया, इधर वाले सेक्शन के कारण भी, ठीक, इधर वाले सेक्शन के कारण भी, इधर वाले सेक्शन के कारण भी, और इधर वाले सेक्शन के कारण, तीनों मिला करके पूरा फ्लक्स का मान कितना आया है? ई डी एस आया है हमारा। ठीक,
अब समझिएगा, छोटे पृष्ठ के कारण इतना आया है ना, d5 मान लेते हैं। छोटे पृष्ठ का जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा। अब अगर पूरा बड़ा पृष्ठ हो जाएगा तो भी फ्लक्स का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, कैसे करेंगे, अगर हम इसका समाकलन कर दें, इस छोटे वाले पृष्ठ का समाकलन कर दें, तो जो फ्लक्स का मान आएगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डी एस। ध्यान रहे यहाँ डॉट नहीं लगाना है, और यहाँ पे लगा देते हैं होल इंटीग्रेशन। क्या लगा देते हैं, होल इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी सब छोटी वैल्यू आई है। ये जो फ्लक्स आया है हमारा वो डी फाई आया है, क्या आया है, डी फाई। ठीक, ये वैल्यू जो आई है हमारी वो सब डी फाई आई है। ठीक है ना, और इधर भी हमारा डी फाई है, ये भी डी फाई है। ठीक, लगाया या ना लगाया क्योंकि वैल्यू 0 है। ये हमारा क्या है, ये भी वैल्यू डी फाई होगी हमारी। ठीक, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो छोटा है, छोटे सेक्शन का छोटा फ्लक्स आएगा। ठीक, यहाँ छोटा सेक्शन है तो छोटा फ्लक्स आएगा, यहाँ छोटा सेक्शन है तो छोटा फ्लक्स आएगा। समाकलन लगा दो। ठीक, अब बताओ जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का रूल क्या है। समाकलन का रूल यह है कि जिस पृष्ठ का, मैंने बताया था आप लोगों को, जिस पृष्ठ का समाकलन, जिस पृष्ठ के लघुखंड का समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करने के बाद वह पूरा पृष्ठ आ जाता है। समझा, क्योंकि समाकलन क्या बताता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को बताता है। ठीक, तो अगर यह हमारा जो छोटा सेक्शन है ds, वो किसका भाग है, इस पूरे बेलन का, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का। समझा, ध्यान है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये माना गया है, ये होता नहीं है। ये माना गया है, गॉसियन पृष्ठ माना गया है, ये होता नहीं है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। यहां लिखा भी है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। समझा ना, ये चीज जानते रहिएगा आप लोग। तो डी फाई और ई डी एस, डी फाई का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा हमारा। क्या आएगा, बोलो भाई, फाई आएगा इज इक्वल टू, जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो फिक्स होगा ना, वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश तो बदल नहीं रहा है। आवेश का वितरण हम कर चुके हैं, जब आवेश नहीं बदल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बदल रहा होगा, और जो वैल्यू नहीं बदलती है उसका कोई समाकलन नहीं होता है। ठीक, तो ई का कोई समाकलन नहीं होगा, तो हम ई को ज्यों का त्यों बाहर लिख ले रहे हैं, ई को हम बाहर लिख ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ds। अब ds का समाकलन क्या होगा तो बता सकता है, ds कौन है, ds कौन है, बेलन का एक छोटा भाग है। ds कौन है, बेलन का एक छोटा भाग है। तो अगर ds बेलन का छोटा भाग है तो समाकलन जब करेंगे तो पूरा बेलन प्राप्त होगा। समझा, और पूरे बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग देखो दो फार्मूला जानते हैं, एक तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और एक तो जानते हैं 2 पाई आर एच। जानते नहीं जानते हैं, बोलो भाई। जनरली बेलन के लिए ही फार्मूले होते हैं। बताओ ये किसका फार्मूला है, ये आयतन का फार्मूला है। किसका है, आयतन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया, इसका मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का मात्रा मीटर क्यूब होता है, इसका मतलब ये तो आयतन है हमारा, ये तो वॉल्यूम है। 2 पाई आर एच क्या है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्यों क्षेत्रफल है, क्योंकि इसका तो मात्रक होगा नहीं, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर स्क्वायर हो गया हमारा। इसका मतलब है कि 2 पाई आर एच पूरे बेलन का क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब बताओ, तो जब ds का समाकलन करेंगे तो हमको यही तो मिलेगा, 2 पाई आर एच मिलेगा। ठीक, अब h कौन होता है, h कौन होता है, बेलन की ऊंचाई होती है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की है। जहां पर वहां h लिखा गया है उसको आप क्या लिख सकते हो, l लिख सकते हो, और जहां पे r लिखा गया है वहां पे r पहले से लिखा हुआ है। यही तो होती है ना बेलन की त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक। बोलो, अगर बेलन की त्रिज्या की बात करें, यही तो होता है ना, यहां से लेकर के यहां तक हमारी बेलन की त्रिज्या बोली जाएगी। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है, बस 2-3 दिमाग लगाने हैं बस। यहाँ पे एक इधर हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, फिर यहाँ समाकलन की कहानी है बस। ठीक, तो चलो भाई समझते हैं।
अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई, फाई इज इक्वल टू ई, ठीक, फाई इज इक्वल टू ई, और ds माने 2πr/l, 2πr, जब ds का बड़ा भाग लेंगे तो पूरा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, पूरे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और क्या होगा 2πr/l। ये बात सही है कि नहीं सही है, बोलो, इतना कहानी समझ में आया? ये आ गया साहब पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स का मान। अब हम लोग इसी फाई की सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे ई पहले से पड़ा हुआ है, ठीक, तो अभी हम लोग ई का फार्मूला निकालेंगे। पहले आप लोग इसको क्या करो, ड्रा करो, लिख लो। वहां मिटा है, यहां से काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। फाइव इक्वल टू क्या आया, ई इंटू 2πr/l। अब बताओ थोड़ा सा आप लोग, अभी आप लोग पढ़ के आए हो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब ध्यान दो, मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, चूंकि तो जगह कम पड़ जाएगा क्या, यहां बताएं, चलो यहां समझते हैं, उसको वहां ना लिखना, ठीक है, यहां बता, इधर देखो, उसके बाद आप लोगों को यहां आना है, ठीक, ठीक है। गाउस के नियम से कोई बताएगा गाउस का नियम क्या होता है? वेरी गुड, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम से चूंकि फाइव इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन ऑफ क्यू मैं क्यों रखा हूं? क्योंकि यहां पे ढेर सारे आवेश का वितरण हुआ है, ठीक, और सभी आवेशों का जोड़ समेशन कहलाता है, ठीक, नेट आवेश इसको बोलते हैं। अब ध्यान दो, फाइव इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाय हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, इसको पुट करेंगे कहां पे, वहां पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू बाई, समेशन ऑफ क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ई इंटू 2πr/l, ठीक। हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको ये निकालना है। लेकिन एक बात इसके पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो सकती है? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो ध्यान से समझो, चूंकि यहां मैं लिख रहा हूं फिर से एक बार, चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान क्या, एल, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक। तो आप यहां से क्यू का मान बता सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल होगा कि नहीं होगा, तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ठीक। तो हम इस क्यू का मान उठा करके यहां रख सकते हैं ऊपर, इसलिए क्या होगा हमारा, लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr/l, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, एल से एल कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा, एल से एल क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है, ई निकालना है, निकाल ले ई, बोलो भाई, ई निकालना होगा, क्या करोगे, ध्यान दो, यहां से जब ई निकालोगे तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, सब नीचे चली जाएगी, तो ई इज इक्वल टू मिलेगा कितना, लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, 2π एप्सिलॉन नॉट आर, थोड़ा सिस्टमैटिक मैंने लिख दिया इसको, ठीक, 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ये होगा हमारा। अब ध्यान दो, हम लोग जानते हैं, खैर फार्मूला तुम्हारा इतना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर हमको सवाल लगाना होगा, क्वेश्चन हल करने होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा,
तो हम लोगों को 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता होती है, हम लोगों को वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो एक काम करो ना, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो 4 पाई अगर एप्सिलॉन नॉट करना होगा तो नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, अगर नीचे 2 का गुणा करना होगा तो ऊपर भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। कर दे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। होगा कि नहीं होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। जहां पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ रख सकते हैं। ये क्या है? आर। आर क्या है? एक तार से जितनी दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो दूरी आर होगी। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। मैं यहां लिख दे रहा हूं, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आर क्या है? आर जानते रहिएगा। ठीक, तार से जिस बिंदु पर हमें क्या याद करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया? इसको आप लोग ड्रा आउट कर लो। बोलो समझ में? एक बार शॉर्टकट में समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझो खटाखट। हमने क्या किया? एक लंबा एल लंबाई का एक तार लिया। ठीक, इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहाँ ज्ञात करना है? आर दूरी पर। आर दूरी पर जहां भी ज्ञात करना हो, जितनी दूरी पर ज्ञात करना हो, खटाक से वहां एक क्या खींच लो, तुरंत गाउसियन पृष्ठ खींच लो। ठीक, हमने क्या किया? गाउसियन पृष्ठ खींच लिया। कैसी तरह? बेलनाकार। ठीक, और गाउसियन पृष्ठ खींचने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही थी वो कुछ इस तरीके से निकल रही थी, चारों तरफ बेलन के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा था। ठीक, इसका मतलब इधर वैद्युत क्षेत्र नहीं निकल रहा है, इधर वैद्युत क्षेत्र नहीं निकल रहा है। ठीक, तो अगर इस पृष्ठ के कारण हम लोग निकालेंगे, ठीक, फ्लक्स का मान, फिर इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स का मान, फिर इस पृष्ठ का फ्लक्स का मान, टोटल फ्लक्स को जोड़ देंगे और फिर फ्लक्स को जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? गॉस का नियम अप्लाई करेंगे। गॉस का नियम क्या होता है? फाई = Q/ε। तो फाई की जगह हमने क्या कर दिया? Q/ε रख दिया। अब ध्यान दो कैसे निकालना है। पहले वाले पृष्ठ का ds भाग मान लिया, दूसरे वाले पृष्ठ का ds भाग मान लिया, तीसरे वाले पृष्ठ का ds भाग मान लिया। ठीक, तीनों में हमने देखा कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, वो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है हमारा। ठीक, तीनों के क्षेत्रफल सदिश आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया? 1/1 निकाला। यहाँ पे पहले वाले के कारण फ्लक्स का मान 0 आया, दूसरे वाले फ्लक्स का कारण 0 आया, तीसरे वाले के कारण eds आया। कैसे आप देख पा रहे हैं ना सब लोग? ठीक, फिर तीनों को क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई eds आई। ठीक, ds का हमने जब समाकलन किया तो पूरी वैल्यू कितनी आई? 2 पाई RL। Integration of ds will be equal to 2 pi RL. Now you can see here, according to the Gauss law, phi is equal to summation of Q upon epsilon naught. Put the value of phi in your equation, in your above equation. तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Q upon epsilon naught is equal to E into 2 pi RL। पक्की बात है। फिर हम लोग जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा Q/L होता है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो वही चीज लिखा है, लैम्डा बराबर Q/L। यहां से Q निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। ठीक, इसको उठाओ, कहां रख दो? यहाँ पे रख दो। टोटल लैम्डा L आ जाएगा। लैम्डा L रखा, L से L क्या हुआ? कट गया। क्या बचा हमारे पास? इतना बचा। इसको हमने क्या किया? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन बदल गया हमारा, और ये पूरी वैल्यू आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बताओ कहीं किसी को दिक्कत? ठीक, एकदम सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।